हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो अभी तक हम लोगों ने देखा द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस और कैसे न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी, अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी एंड किस तरह से जो हैवी न्यूक्लियाई हैं दे ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी बाय रेडियो एक्टिव डिके। और टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हमने देखा, अल्फा डिके, बीटा, बीटा पॉजिटिव, नेगेटिव बीटा डिके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड ऑल. Now in this lecture we are going to study the mathematical aspect of the radioactive decay कि कितना स्पीड से किसी भी टाइम पे कितने न्यूक्लियाई रहेंगे, कितने टाइम बाद हाफ रह जाएंगे, ये सारी चीजें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीजें आपको समझना होगा कि रेडियो एक्टिव डिके इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, दैट मीन्स वी आर जस्ट डीलिंग विद द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, मेरे पास ये सैंपल रखा है, मैं ये तो कह सकता हूं कि 1 घंटे बाद 10 न्यूक्लियाई कम हो जाएंगे, बट अगर आप एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई उठा के पूछें टैग करके कि सर इसका क्या होगा, तो ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक न्यूक्लियाई तुरंत भी डिके हो सकता है, उसको सालों साल भी लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम ग्रुप में एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ इतने टाइम बाद हाफ रह जाने चाहिए या इतने टाइम बाद 10% डिके हो जाएगा, बट वो एग्जैक्टली कौन से वाले डिके होंगे ये हम नहीं बता सकते। और दूसरा, मैंने बोला कि 10 मिनट में हाफ रह जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि 10 मिनट में हाफ ही हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवर अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम जब आप देखेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बाद, यानी आपके सैंपल स्पेस बढ़ता जाएगा, तो आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो ठीक होते जाएंगे। नाउ अगर एक लाइन में आप रेडियो एक्टिविटी को खत्म करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप कह सकते हैं जस्ट स्टडी, जो केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप कह दीजिए आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कर रहे हो, कहानी खत्म। सो अगर एट एनी टाइम इफ n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, तो जो डिके होने वाला है, यानी अगले dt टाइम में dn न्यूक्लियाई अगर डिके होंगे, क्योंकि कम हो रहा है तो हम माइनस लगा ले रहे हैं, तो द डिके रेट इज प्रोपोर्शनल टू n। मतलब इस समय अगर ज्यादा न्यूक्लियाई हैं तो डिके रेट ज्यादा होगा, जब न्यूक्लियाई कम हो जाएंगे तो डिके रेट भी कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक हमको कांस्टेंट मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डिके कांस्टेंट। n नॉट इज द इनिशियल नंबर, तो किसी भी टाइम पे dn अपॉन n क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन टाइम dt, सो dn अपॉन n कैन बी रिटन एज माइनस लैम्डा dt। n निकालने के लिए जस्ट इसको हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। सपोज एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल न्यूक्लियाई n नॉट थे, t टाइम में न्यूक्लियाई n रह गए, dn अपॉन n का इंटीग्रेशन log n, लॉग हटाया, यहाँ से e की पावर लैम्डा टी आ गई और आपके पास एक्सप्रेशन आ गया n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस चैप्टर। व्हाट इज n? n इज नॉट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्ड आफ्टर टाइम t। अगर आप dn अपॉन dt कर दें तो ये आपको बता देगा किस रेट से न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। आप dn अपॉन dt करेंगे तो लैम्डा बाहर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ मॉड देखें, क्योंकि मैंने माइनस हटा दिया है, तो दिस इज n नॉट लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n नॉट लैम्डा को आप कह सकते हैं r नॉट, या दिस कैन बी टर्म्ड एज इनिशियल एक्टिविटी। सो बेसिकली आपके पास ये एक बेसिक फॉर्मूला होगा जिससे आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इंटरेस्टिंगली जो मेरे फिजिक्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी, वो इस फॉर्मूले से कम होंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला अभी हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, उसको हम देखते हैं। तो हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से वी आर गोइंग टू डील मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि इस पैटर्न पे करने पे कैलकुलेशन हमारा लंबा होता है, और नीट में आने वाले किसी भी क्वेश्चन पे अभी तक का जो हिस्टोरिकल डेटा रहा है उसमें कोई भी उन्होंने कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। So let's see the concept of half-life. Half-life is नाम से ही क्लियर है, it is a time interval in which half of the present nuclei will decay, ठीक है। So it is a time interval in which n नॉट से कितने रह जाएंगे, n नॉट बाई 2। So n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, आप n को n नॉट बाई 2 पुट कर देंगे तो ये 1/2, इसको नीचे ले लीजिए, तो 2 बराबर e टू द पावर लैम्डा टी हाफ, यहाँ पे आप लॉग फॉर्म में ले आएंगे तो लैम्डा टी हाफ बराबर log 2 और टी हाफ बराबर इतना आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज वन फॉर्मूला। सेकंड जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखनी है, देखिए एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट से कितने हो जाएंगे, n नॉट बाई 2, फिर सेकंड हाफ लाइफ के बाद फिर हाफ कर दीजिए तो n नॉट बाई 2 का हाफ n नॉट बाई 4, फिर हाफ कर दीजिए n नॉट बाई 8। मतलब एक हाफ लाइफ के बाद, ध्यान से देखिएगा, एक हाफ लाइफ के बाद
एन नॉट बाई टू पावर 1, 2 हाफ लाइफ के बाद पावर 2, 3 हाफ लाइफ के बाद पावर 3, तो n हाफ लाइफ के बाद पावर n. सो n कैन बी रिटन एज n नॉट 1 बाई 2 पावर n. ठीक है ना, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ. कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? जो टाइम है अपॉन टी हाफ. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इन नीड्स. अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट कह लीजिए या लॉजिकल पार्ट कह लीजिए. एक्चुअली हर हाफ लाइफ, इनफैक्ट हर हाफ लाइफ नहीं, आप रेडियो एक्टिव देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज ट्रू फॉर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ऑल्सो. इन केस ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप कोई फिक्स टाइम ले लें जैसे 10 मिनट, वो जरूर नहीं कि वो हाफ लाइफ हो. अगर पहले 10 मिनट में 10% डिके हुआ तो अगले 10 मिनट में फिर 10% डिके होगा, अगले 10 मिनट में फिर 10% ही डिके होगा. तो अगर आपने टी हाफ ले लिया तो इतने टाइम में अगर 50% डिके हुआ तो हर हाफ लाइफ में बार बार डिके कितना होता जाएगा? सेम 50%. जैसे हर हाफ लाइफ के साथ 50% डिके होता जाएगा. मान लीजिए आपने 100 न्यूक्लियाई या 100 ग्राम सैंपल के साथ शुरू किया तो एक हाफ लाइफ में 50% डिके हो गया, कितना बचा? 50. फिर 50 का 50% 25 डिके हो गया, कितना बचा? 25. फिर 25 का 50% 12.5 डिके करा दीजिए, कितना बचेगा? 12.5. यानी कि आपके पास 100 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना. अभी इनमें से 50 जाने वाले हैं, 50 बचने वाले हैं, और ये रैंडम प्रोसेस है. तो अगर मैं एक न्यूक्लियाई पकड़ूंगा और आपसे पूछूंगा इसके बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहेंगे देखिए 50 जा सकते हैं, 50 बचेंगे, यानी 1:1, तो 50-50 है. तो आपने कहा 50% प्रोबेबिलिटी है बचेगा, 50% नहीं. अब आपने पूछा यही न्यूक्लियाई 2 हाफ लाइफ के बाद बचे, इसकी कितनी गारंटी है? तो भाई 2 हाफ लाइफ के बाद बचे मतलब आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास कुछ बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैंने टैग कर दिया, ठीक है ना. अब ये डिके हो गए 4, 1 2 3 4, और ये नहीं डिके वाला है, ठीक है. तो अब देखिए क्या हुआ, 8 थे, 8 में से यहाँ कितने बचे? 4, यहाँ कितने हैं? 4. तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या चल रही है? 50-50. अब थोड़ी देर बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ में, ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, सेकेंड हाफ लाइफ में 4 में से 2 रह जाएंगे, 2 यहाँ पहुंच जाएंगे, तो टोटल कितना आ चुका है? यहाँ कितने हो चुके हैं? 6. यानी कि जो डिके हो चुके हैं वो कितने हैं? 6, और जो नहीं डिके हुए हैं कितने हैं? 2. तो 2 आउट ऑफ 8 अभी भी सरवाइव करेंगे, यानी 1/4, और 6 आउट ऑफ 8 यानी 3/4, दैट इज 75%, दैट इज 25%. अगर आप और नीचे आते हैं तो एक यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा? एक न्यूक्लियाई, तो 7/8 डिके हो चुके होंगे, और एक 1/8 अभी डिके नहीं यानी सरवाइव कर रहा होगा. तो 1 2 3 एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई 3 हाफ लाइफ के बाद भी आपको न्यूक्लियाई दिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है. और वो नहीं दिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/8. तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी टेक्निक यूज कर लेनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ठीक है ना, आफ्टर ईच हाफ लाइफ. तो आप क्या करते चलिए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड सो ऑन. यानी एक हाफ लाइफ के बाद सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी, ऐसे कर लेते हैं, सर्वाइवल डिके, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ. कितना हो गया? 50-50. कितना हो गया? 25-75. या इसको कर लेते हैं हाफ हाफ, 1/4 1/4. 3 हाफ लाइफ के बाद 1/8 7/8. 4 हाफ लाइफ के बाद, अब 4 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर, यहाँ तो 0.5 बचा, ठीक है ना, यानी कि 1/16, और यहाँ कितना हो जाएगा? 15/16. यानी 4 हाफ लाइफ के बाद सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/16 रह जाएगी, जबकि डिके की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/16. तो
तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या फंसेगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या पूछा है, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी पूछी है या डिके की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आफ्टर ईच हाफ लाइफ इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ 1/4, 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। वो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, डिके की। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। एक और कभी कभी पूछता है आप लोगों से, दैट इज मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। अब एवरेज लाइफ क्या है, ऑन एन एवरेज जो हमारे न्यूक्लियाई थे वो कितने टाइम तक जिंदा रहे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं, 4 लोग 100 साल जिंदा रहे, 2 लोग 80 साल जिंदा रहे और 4 लोग 70 साल जिंदा रहे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स दे सर्वाइव। जैसे 4 लोग 100 साल जिंदा रहे तो 4 लोग के टोटल ईयर्स कितने हो गए, 4 इंटू 100। फिर 2 लोग 80 साल जिंदा रहे तो 2 इंटू 80, और 4 लोग 70 साल जिंदा रहे तो 4 इंटू 70। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव। और इसको डिवाइड कर देंगे, जितने हमारे सैंपल में लोग थे 10 लोग, तो हमको पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज एक आदमी के लिए कितने साल हमको मिले। तो उसी तरह से भाई न्यूक्लियाइड डिके कर रहे हैं, कोई तुरंत डिके करेगा, कोई बहुत लंबे टाइम तक डिके करेगा। तो यहाँ पे सवाल यह है कि ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियाई कितने टाइम तक जिंदा रहा। तो आप ऐसे समझिए, किसी भी टाइम पे एन न्यूक्लियाई थे, अगले dt टाइम में dn डिके हो, तो इसका मतलब dn कम से कम t टाइम तक सर्वाइव किए। तो dn न्यूक्लियाई सर्वाइव फॉर टाइम t मीन्स इन dn न्यूक्लियाई ने t टाइम बिताया, तो इनके जो सर्वाइवल टाइम हो गया दैट इज t dn। और ऐसे करके हम सबका सर्वाइवल टाइम निकालेंगे, इंटीग्रेट कर दें और नीचे किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है यानी कि n नॉट से। इसको इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो आप कह लीजिए पार्ट में आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो इसका अलग टेक्निक है, वो जो जेई वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखा है तो उनके लिए हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करवाते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है जो मीन लाइफ है दैट विल बी कम आउट टू बी 1/λ। और दूसरी बात कॉमन सेंस से भी समझिए, आपको समझना है कि मीन लाइफ t हाफ से ज़्यादा होगी कि कम होगी, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। तो मीन लाइफ t हाफ से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि 50% तो t हाफ तक सर्वाइव किए ही हैं और उसके बाद और ज़्यादा है, तो एवरेज हमेशा कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, आगे की ओर, है ना। जैसे एक फैमिली में 50 लोग हैं जो कि 50 रुपये कमा रहे हैं और बाकी 50 लोग 50 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उस फैमिली का एवरेज कितना आएगा, 50 से ज़्यादा आएगा। तो वैसे आधे 50% तो t हाफ तक सर्वाइव किए ही हैं, उसके बाद वाले तो और आगे ही सर्वाइवल टाइम बढ़ाएंगे, तो एवरेज हमेशा ध्यान रखेंगे बढ़ेगा। सो हमेशा ध्यान रखेंगे जो मीन लाइफ है वो हाफ लाइफ से बढ़ी आएगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है, पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। इसमें क्या होगा कि एक न्यूक्लियाई दोनों तरह से जा रहा होगा, अल्फा डिके में भी जा रहा है और बीटा डिके में भी जा रहा है। तो किसी भी टाइम पे मान लीजिए ए न्यूक्लियाई है वो बी भी बन रहे हैं और सी भी बन रहे हैं। सपोज जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो n नॉट थे, तो किसी भी टाइम पे कुछ ए बन गए होंगे n नॉट के और ए से कुछ बी बन रहे होंगे, कुछ सी बन रहे होंगे। तो n नॉट कितना हो जाएगा, na प्लस nb प्लस nc। इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये तो फिक्स रहेगा नंबर हमेशा, तो आपका dna अपॉन dt आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ nb, d अपॉन dt ऑफ nc। अब d अपॉन dt ऑफ nb क्या है, लैम्डा 1 na, क्योंकि a में से ही बन रहा है, और d अपॉन dt nc क्या है, लैम्डा 2 na, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे तो dna अपॉन dt आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 na। तो आप कह सकते हैं इस केस में लैम्डा इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब क्योंकि लैम्डा इफेक्टिव को आप 0.693 अपॉन t हाफ भी लिख सकते हैं और 1 अपॉन टाउ भी लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 1 अपॉन जो एवरेज मीन लाइफ या हाफ लाइफ है दैट इज 1 अपॉन टी ए प्लस 1 अपॉन टी बी। आप इसको हाफ लाइफ भी ले सकते हैं और आप इसको मीन लाइफ भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं।